तो यहाँ पर मेरे ऑडिटर्स की जो भी ड्यूटीज थी वो मैंने बता दी। तो मुझे लगता है कि आप लोग को ऑडिटर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो में दो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो ऑडिटर है और वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी है। तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीजें हैं। द वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, तो ये याद रखना, या तो वाइंडिंग अप आ सकता है या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि व्हाट इज लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, is the process by which a company assets are collected and sold in order to pay its debt। अब सपोज करो कि कंपनी ने बहुत ज्यादा कर्जा ले लिया है, बहुत ज्यादा कर्जा ले चुकी है और कंपनी अब डूबती चली जा रही है। ठीक है, तो उसने कर्जा लिया तो ऑब्वियस ही बात है कंपनी को उस कर्जे को लौटाना पड़ेगा, नहीं तो कंपनी वहां पर बेसिकली खत्म हो जाएगी। तो उस केस में इन डेब्ट्स को, इस कर्जों को बेसिकली पे करने के लिए कंपनी के जो एसेट्स हैं उनको बेसिकली कलेक्ट करना, उनको सोल्ड करना वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी के अंदर आता है। या फिर secondly, the shareholders or the creditors of the company can themselves apply to wind up the company in proceedings known as voluntary wind up। अब या तो ये यहाँ पर नॉर्मल वाइंड अप हो सकता है जिसमें अगर आप कंपनी के डेब्ट्स जो है उनको पे करना चाहते हो तो उस केस में आप कंपनी के एसेट्स को कलेक्ट करके उनको बेच सकते हो। दूसरा केस हो सकता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं या फिर जो क्रेडिटर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं कंपनी के, वो खुद ही कंपनी को वाइंड अप करने की बेसिकली अप्लाई करेंगे, तो उसको हम वॉलंटरी वाइंड अप कहते हैं, क्योंकि वो खुद से वाइंड अप नहीं होता है, कोई वॉलंटरी या फिर जबरदस्ती कंपनी को वाइंड अप करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, द वाइंडिंग अप, ये तो मैंने बता ही दिया कि एनी मनीज रिमेनिंग आफ्टर ऑल डेब्ट्स। अब ये मनीज क्या है, बेसिकली मनीज होता है ना, मनी उसका प्लूरल फॉर्म होता है मनीज। ठीक है, और एनी मनीज रिमेनिंग आफ्टर ऑल डेब्ट्स, एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट हैव बीन पेड ऑफ आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। और एक बार जब पूरा डेब्ट, जो भी एक्सपेंसिव हैं, जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी कॉस्ट हैं, वो पूरा जब दे दिया जाता है तो उसके बाद जो भी अमाउंट बचता है वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। When the winding up has been completed, the company is formally dissolved and it ceases to exist। और जैसे मैंने बताया भी कि एक बार कंपनी के, सपोज करो कंपनी के जो एसेट्स थे उनको कलेक्ट करा, ठीक है, उनको कलेक्ट करा, उनको बेच दिया, जो अमाउंट वहां से बना, कंपनी के जो भी डेब्ट्स थे, जो भी एक्सपेंसेस थे, जो भी कॉस्ट थी, उनको सबको निकालने के बाद, उनको सबको पे ऑफ करने के बाद जो भी अमाउंट बचता है वो शेयर होल्डर्स को चला जाता है। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, ये पूरी कंपनी वाइंड अप हो चुकी है और ये कंपनी खत्म हो जाएगी, ये सीज हो जाएगी एग्जिस्ट करना। ठीक है, ब्रॉडली स्पीकिंग अ कंपनी कैन बी वुंड अप इन वन ऑफ द टू वेज। तो कंपनी दो तरीके से, मैंने बता ही दिया, दो तरीके से, ऐसा नॉर्मली हो सकती है या फिर आप शेयर होल्डर्स भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट, द कोर्ट कैन कंपल्सरी वाइंड अप अ कंपनी। तो कोर्ट क्या कर सकती है कि कंपल्सरी किसी कंपनी को बंद कर सकती है, क्योंकि कंपनी के ऊपर डेब्ट बहुत ज्यादा हो गया है, तो उसको बेसिकली पे करने के लिए आप कंपनी को वाइंड अप कर सकते हैं। या फिर जो मैंने शेयर होल्डर का बताया था वॉलंटरी वाइंड अप, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है कंपल्सरी वाइंड अप द कंपनी, जो पहला वाला था, ये देखो पीछे है ना यहाँ पर कंपल्सरी वाइंड अप अ कंपनी। तो पहले ये देखते हैं। देयर आर सर्टेन ग्राउंड्स अपॉन विच अ कंपनी कैन बी वुंड अप कंपल्सरी बाय द कोर्ट। तो जैसे मैंने बताया भी कि अगर कंपनी ने कोई डेप्ट लिया है, कोई कर्जा लिया और कंपनी अगर उस कर्जे को नहीं वहां पर बेसिकली चुका पा रही है, तो उस केस में क्या होगा, कंपनी क्या करेगी, जो भी कोर्ट है वो कंपनी को कंपल्सरी वाइंड अप करने की वहां पर प्रोविजन रख देगी। ठीक है, so a company inability to pay its debt is a common ground for presenting an application for compulsory wind up। तो जो इसका मेन रीजन होता है वो यही मैंने बताया भी कि कंपनी अपने डेब्ट्स जो है उनको पे करने में बेसिकली वहां पर वो अनेबल होती है, तो उस केस में यहाँ पर वाइंड अप हो सकता है। A company is deemed to be unable to pay its debt if a creditor having a claim against the company exceeding $15,000 has served up with written demand requiring payment of the sum so due, and the company has for 3 weeks after the service of the demand neglected to pay the sum or to secure or to compound for it to the reasonable satisfaction of the creditor। Basically जो creditor है उसने क्या किया, उसने एक क्लेम कंपनी के अगेंस्ट कर दिया कि उसने क्या किया कि सपोज करो कि कंपनी ने अपना पैसा, जो भी क्रेडिटर था उसने अपना पैसा वापस मांगा, ठीक है, और कंपनी 3 वीक के अंदर अगर वो पैसा नहीं दे पाई, तो उस केस में जो क्रेडिटर है वो एक क्लेम बेसिकली कंपनी के अगेंस्ट कर देगा कि आप मुझे इतना पैसा, $15,000 से ज्यादा पैसा आप मुझे दो। ठीक है, तो ये पहला केस हो सकता है कि कंपनी वहां पर अपने डेब्ट्स नहीं दे पाएगी। दूसरा है मेरा एग्जीक्यूशन ऑफ अ जजमेंट ऑब्टेन बाय द क्रेडिटर अगेंस्ट द कंपनी रिमेन्स अनसैटिस्फाइड इन पार्ट और इन होल। तो जो भी यहाँ पर जो जजमेंट है जो क्रेडिटर ने वहां पर दिया है कंपनी के बेसिकली अकॉर्डिंग, वो उन्होंने कंपनी के अगेंस्ट दिया है कि कंपनी हमारा ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट अमाउंट नहीं वापस कर रही है।
तो उस केस में भी वाइंड अप हो सकता है। इट इज प्रूव टू द कोर्ट सेटिस्फैक्शन दैट द कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स डेट, या फिर नेक्स्ट मेरा हो सकता है रीजन कि कंपनी सेटिस्फाई हो गई है कि हाँ ये पर्टिकुलर डेप्ट अमाउंट कंपनी नहीं पे कर पाएगी, और उस केस में कंपलसरी वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे होता है? सो एन एप्लीकेशन टू वाइंड अप अ कंपनी कंपल्सरी मे बी फाइल्ड बाय, अब ये जो वाइंड अप का जो भी प्रोसीजर है ये एक एप्लीकेशन के थ्रू होता है। तो ये एप्लीकेशन क्या होती है? या तो एप्लीकेशन खुद कंपनी दे सकती है कि हमें अपनी जो भी कंपनी है उसको कंपलसरी वाइंड अप करना है, या फिर कोई डायरेक्टर दे सकता है कंपनी का, कोई क्रेडिटर दे सकता है कंपनी का, कोई भी कॉन्ट्रीब्यूटरी जो कंपनी में कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है वो दे सकता है, अ लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी, अ जुडिशियल मैनेजर। तो ये सभी लोग इस एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। ठीक है, where the company is carrying on or carried on banking business, the Monetary Authority of Singapore or various ministers on ground specified under the law। तो और ये भी लोग दे सकते हैं, या फिर कोई कंपनी के अंदर जो भी लोग हैं जो बैंकिंग बिजनेस से एसोसिएटेड है, या फिर जो बहुत सारे अलग अलग मिनिस्टर्स होंगे वो भी यहाँ पर अपना बेसिकली इस एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है मेरा प्रोसीजर कि कैसे किस प्रोसीजर के अंदर आप ये यहाँ पर क्या कर सकते हो, कंपनी को वाइंड अप कर सकते हो। सो द एप्लीकेशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी बाय द कोर्ट इन ईदर फॉर्म CIR 11 और फॉर्म CIR 12 of the insolvency, restructuring and the dissolution, corporate insolvency and restructuring rules 2020 must be filed together with a supporting affidavit। तो बेसिकली अगर आपको मैंने बता ही दिया कि जो एप्लीकेशन है कंपनी को वाइंड अप करने की, ये कौन कौन लोग फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो एप्लीकेशन है बेसिकली कंपनी को वाइंड अप करने की, इस एप्लीकेशन को आपको कोर्ट के पास ले जाना पड़ेगा, और इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप या तो CIR 11 भर सकते हो या फिर CIR 12 भर सकते हो। अभी जो इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है कि एक आपने देखा होगा कि मतलब कंपनी के पास पैसा ही नहीं है अपने कर्ज को देने का, तो इसका मतलब इंसॉल्वेंसी होता है। ठीक है, तो इस फॉर्म के साथ आपको सपोर्टिंग एफिडेविट भी लगाना पड़ेगा, जहां पर कंपनी से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन वहां पर इंक्लूड की जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि इन एडिशन द प्लेंटिफ और एप्लीकेंट, मतलब जो भी एप्लीकेंट है, अब मैंने बताया था कि कौन हो सकता है, कंपनी का कोई मेंबर हो सकता है या फिर कोई डायरेक्टर हो सकता है, जो भी है। ठीक है, तो जो भी एप्लीकेंट है जो ये एप्लीकेशन को फाइल कर रहे हैं नीड्स टू पे अ डिपॉजिट टू द ऑफिशियल रिसीवर बिफोर द फाइलिंग ऑफ द कंपनी। तो एप्लीकेशन, तो जो भी यहाँ पर एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए आया है उसको इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एप्लीकेशन फॉर्म को भरने से पहले, बेसिकली सबमिट करने से पहले एक डिपॉजिट अमाउंट ऑफिशियल रिसीवर को बेसिकली पे करना पड़ेगा। उसके बाद वो ये फॉर्म को वहां पर फाइल कर सकते हैं सपोर्टिंग एफिडेविट के साथ। ठीक है, when filing the winding up application, the plaintiff or the applicant may nominate a licensed insolvency practitioner to be appointed as the liquidator if a winding up order is made by the court। अगर सपोज करो कि ये जो अगर जो कोर्ट है उसने ऑर्डर दिया है बेसिकली कंपनी को वाइंड अप करने का, तो जो भी पर्सन है जो कंपनी को बेसिकली इस कंपनी को वाइंड अप करने की एप्लीकेशन लाया है, वो एक प्रैक्टिशनर जो है वहां पर उनको अपॉइंट कर सकते हैं एज अ लिक्विडेटर। ठीक है, तो जो भी वहां पर जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी, जो भी चीजें होंगी, वो ये लिक्विडेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी हैंडल करने की। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि जो प्रोसीजर का प्रोसेस है वो क्या है। प्रोसीजर में कुछ नहीं करना है, जो भी एप्लीकेंट है वो उस एप्लीकेशन फॉर्म को भरेगा और ये CIR 11 और CIR 12 होगा। इसके साथ आपको एफिडेविट लगाना पड़ेगा। इस फॉर्म को भरने से पहले आपको एक डिपॉजिट अमाउंट पे करना पड़ेगा ऑफिशियल रिसीवर को। अगर यहाँ पर एप्लीकेंट चाहे तो वो एक प्रैक्टिशनर भी बेसिकली अपॉइंट कर सकते हैं, और वहां पर वो एज अ लिक्विडेटर आपकी कंपनी की जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी वाइंडिंग अप से रिलेटेड, वहां पर वो आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, An advertisement of the winding up application is required to be placed in the, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक एडवर्टीजमेंट जाएगी जो भी वाइंडिंग अप एप्लीकेशन की है, कहाँ पर जाएगी, इंग्लिश लोकल डेली न्यूज़पेपर पे जाएगी और इन एनी अदर न्यूज़पेपर डायरेक्टेड बाय द कोर्ट as well as in the government gazette not less than 7 days before the hearing of the winding up application। तो अब यहाँ पर आपने क्या किया, आपने वाइंडिंग अप की एप्लीकेशन बेसिकली फाइल कर दी। ठीक है,
जब आप ये फाइल करोगे तो आपको एक हियरिंग डेट मिलेगी जहां पर इस केस की सुनवाई की जाएगी, ठीक है, जैसे नॉर्मल केसेस में भी होती है। तो इस जो भी हियरिंग आपको जिस दिन में मिली है उसके 7 डेज पहले ही आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो भी इंफॉर्मेशन है कि आपकी कंपनी वाइंड अप हो रही है, इसकी एक एप्लीकेशन आपको इंग्लिश लोकल डेली न्यूज़पेपर या फिर कोई और न्यूज़पेपर जो कि कोर्ट ने डायरेक्ट किया है उसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि हाँ हमारी कंपनी यहाँ पर वाइंड अप हो रही है। Any person who wishes to oppose the winding up application may file an affidavit in opposition which must serve on the applicant at least 5 days before the hearing of the winding up company. और कोई भी ऐसा पर्सन जो, अब इसको कैसे पता चलेगा, नॉर्मल सी बात है कि हमने डेली न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया है, तो अगर कोई भी पर्सन है जो इस वाइंडिंग अप के खिलाफ है, इसको अपोज कर रहा है, तो वहां पर वो एक एफिडेविट बेसिकली फाइल कर सकते हैं। और ये जो एफिडेविट है ये 5 दिन के अंदर अंदर, 5 दिन से पहले, जिस दिन भी आपकी हियरिंग है उससे 5 दिन पहले आपको फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। The hearing of the winding up application is usually fixed within 6 weeks from the date of its filing. तो जो नॉर्मल केसेस में जो हियरिंग डेट होती है वो 6 वीक होती है मेरी, जिस दिन आपने इस एप्लीकेशन को फाइल किया है। Hearings are usually conducted in open court before a high court judge each Friday. The judge may dismiss the winding up application, adjourn the hearing, or make a winding up order or an interim order. अब ये जो hearings हो रही हैं आपकी कंपनी को वाइंड अप से रिलेटेड, हो सकता है कि ये आपकी हाई कोर्ट में कोई जो जज होते हैं वो हर फ्राइडे ये वाइंडिंग अप की बेसिकली केसेस को डील करते हैं। अभी जो जज है ये चाह सकते हैं, ये चाहें तो आपको कंपनी को जो वाइंडिंग अप की एप्लीकेशन किसी भी एप्लीकेंट ने दी है वहां पर ये उसको डिसमिस कर सकते हैं कि हम इस कंपनी को नहीं वाइंड अप करेंगे, या फिर वो जो हियरिंग है जिस दिन पे उसको वो एडजर्न कर सकते हैं आगे दिन के लिए, या फिर वो वाइंड अप का ऑर्डर भी दे सकते हैं कि हाँ हमें आपकी एप्लीकेशन ठीक लग रही है, हम आपकी कंपनी को वाइंड अप कर सकते हैं, वहां पर वो ऑर्डर दे देंगे, ठीक है। तो इन तरीकों से ये पूरा प्रोसीजर होता है कंपनी को वाइंड अप करने का। तो इसके साथ मेरी वाइंडिंग अप तो कंपनी खत्म होती है। आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।